नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है यहाँ पर जहाँ पर हम आज देख रहे हैं उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस पे सबसे मज़ेदार टॉपिक जो चल रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के द्वारा अनटच रह जाते हैं, जिन टॉपिक्स के बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं कर पाते हैं। होली के इस पावन अवसर पे भी हम ये टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, ताकि आपकी पढ़ाई के अंदर कोई ब्रेक ना आए, आपका फोकस यहाँ पे ना डगमगाए। जिस मुहिम के साथ हमने स्टार्ट की इस थ्योरी की, उसको कंप्लीट कर सके। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में। जी हाँ, जिसका आपको बहुत टाइम से इंतजार था, उस टॉपिक की मैं बात कर लेता हूँ। टॉपिक नंबर आप इसको 5 ले सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक फोर्सेस जो है उसको हम पढ़ने वाले हैं। आपको बता दूं कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस होते हैं उसके बारे में तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है तुम्हारे पास वो कूलॉम्स लॉ में, यानी कि स्टार्टिंग करते ही टॉपिक नंबर 1 में आप पढ़ लेते हैं कूलॉम्स लॉ में कि फोर्स जो होता है वो K(Q1Q2)/r² होता है, दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन में और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपके लिए एक कूलॉम्स लॉ के ऊपर जो है वो बेस्ड आपका जो है फोर्सेस का फॉर्मूला है F=K(Q1Q2)/r²। पर मैग्नेटिक फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो जो फोर्स होगा उसको हम बोलने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स की कहानी। आप सबका स्वागत है, पहले तो सब लोग आ जाइए। गुड इवनिंग, आप सबका स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी से आ जाइए। शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। क्या नाम है आपका? दिख नहीं रहा मेरे को, चलो ठीक है, वट एवर, आ जाते हैं अपन इधर। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके बारे में बात कर रहे थे, पर मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो क्या होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स शेयर कर दीजिए सब वीडियोस को अपने ग्रुप के अंदर। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कुछ इस तरह से होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है, तो प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स इस तरफ लग रहा होगा और माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स इस तरफ लग रहा होगा। तो जो फोर्स है एफ वो मेनली होता है क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा अगर जो चार्ज है पॉजिटिव है तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा अगर चार्ज नेगेटिव है तो। तो ये आपके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स की कहानी है। यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज रहेगा तो उस पर फोर्स होगा। इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये फोर्स होगा F=QE। ऐसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स लगेगा। ये फोर्स दो ही चीज़ों पे लग सकता है, या तो एक चार्ज जो कि तुम्हारे मूव कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, या फिर एक करंट वायर। बड़े ध्यान सुनिएगा, होला नहीं, शोर शराबा मत करिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा कि जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे फोकस यहीं पे लगेगा, क्योंकि थ्योरी है ये। जब फिर मैं क्वेश्चंस लूँगा तो उस टाइम में फिर आप वहीं पे कहीं रुक जाएंगे, उलझ जाएंगे, इसलिए आप बड़े फोकस से बड़े ध्यान से आप पढ़िएगा इस थ्योरी को। तो मैग्नेटिक फोर्स की हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो in presence of external magnetic field force is experienced on two things। दो ही चीज़ों पे फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। फर्स्ट, ऑन ए मूविंग चार्ज, एक मूविंग चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। और सेकंड, ऑन ए करंट कैरिंग वायर, जो करंट लेके जा रहा है वायर, उस पे एक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। तो ये फोर्स जो है आपको इन दो चीज़ों पे आपको एक्सपीरियंस किया जाएगा, उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। क्लियर? तो हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं कि सबसे पहले जो ये फोर्स है वो अगर किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे अगर एक्सपीरियंस किया जा रहा है तो कैसे एक्सपीरियंस किया जाएगा, इसमें कितना फोर्स आएगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और फिर जो करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स आएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो एक बार इसको आप यहाँ तक समझ लीजिए, उतार लीजिए, अपने जहन में बिठा लीजिए। जहन में बिठा लेने के बाद फिर हम इसके जो फॉर्मूला है उसके बारे में बात करेंगे, जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स होगा बड़े ध्यान से समझिएगा। इससे पहले कि आप सब लोग थ्योरी को कंटिन्यू करना शुरू करें, मैं कुछ एक बातें भी कर लेता हूँ आपसे कि देखिए राइट नाउ अभी
होली के इस पावन अवसर पे हमारे यहाँ पे ऑफर चल रहा है, यानी कि उत्कर्ष इंजीनियरिंग क्लासेस पे सभी कोर्सेज पे ऑफर चल रहा है। और ये बात मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ, बाकी बाद में नहीं मिलता है। आप लोग टेलीग्राम पे बोलते हैं कि सर इस पे थोड़ा सा ऑफर करा दीजिए, मुझे पर्सनली भी करते हैं, वो सब हमारे हाथ में नहीं है। राइट नाउ इस होली के ऊपर पे थ्रू आउट जितने भी सेंटर्स है उत्कर्ष के अंदर उसमें ऑफर चल रहा है, तो आपको इस मौके का फ़ायदा अभी उठा लेना चाहिए। बाद में ये इंडिविजुअली के हाथ में नहीं होता, तो इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ये 21 से 28 मार्च के बीच में ऑफर चल रहा है। इसके अंदर जितने भी कोर्सेज है उसमें 90% तक का डिस्काउंट और 3 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी भी है। इसका मतलब ये है कि आप जो कोई भी कोर्स खरीद रहे हैं तो उसकी जो वारंटी होती है जनरली 1 ईयर्स की, उसके 1 ईयर से ऊपर 3 महीने की एक्स्ट्रा आपको और वैलिडिटी मिल जाएगी। डिपेंड करता है कि हर एक कोर्स के अंदर हो सकता है अलग अलग वैलिडिटी हो, तो 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको और मिलेगी। यहाँ पे एक और चीज़ है कि उत्कर्ष ऐप में जो बुकशाला है, अगर उत्कर्ष ऐप में आते हैं तो जो बुकशाला में है उसमें प्रिंटेड नोट्स या किसी भी बुक पर भी भारी डिस्काउंट मिलेगा। जो उसमें ऑलरेडी मेंशन वहाँ पे बुक्स है या कोई नोट्स है तो उन पे भी आपको इसमें आपको अलग अलग डिस्काउंट मिलेगा। कितना डिस्काउंट होगा वो वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा। ये डिस्काउंट अभी मिल रहा है, बाद में नहीं मिलेगा, इसलिए प्लीज़ एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर इंजीनियरिंग के सभी लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज पे है ये। अब अगर मैं बात करूँ स्पेशली तो जैसे सिविल वालों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी जेई का जो है उसका जो कोर्सेज है वो 1500 रुपये का हो चुका है। आप तो ट्रिपल एस सी का एग्जाम नहीं दे रहे होंगे, लेकिन अगर एस एस जे की बात करें तो एस एस जे के सिविल के अंदर 1500 रुपये हो चुका है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 1500 हो चुके हैं, और आर आर बी एस एस जी का जो कॉम्बो है उसकी प्राइस 2000 रुपये है। तो ये इतना कम जो चार्ज है वो अभी आपको मिल रहा है। उसके सिवा और अगर हम ध्यान से देखें तो अगर इस टाइम आईटीआई की जो निकली हुई है उसमें अगर आप कोर्स खरीदते हैं तो इलेक्ट्रिशियन हो चाहे आपका ये वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस वाला हो, इन सब की जो चार्जेस है वो 1200 रुपीज़ हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इस टाइम आपको इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। पर अब हम शुरू करते हैं वापस अपनी कहानी, जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो देखिएगा सबसे पहले केस 1, मैग्नेटिक फोर्स on a moving charge particle। मूविंग चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से अंदर है, और अगर आपके पास कोई एक चार्ज इस तरह से जा रहा है तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। वो फोर्स कितना होगा? वो फोर्स का दिया जाएगा, मैं पहले लिख देता हूँ, इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सर ये एक्सटर्नल वर्ड क्यों यूज में ले रहे हो आप? आपकी हर बात का मतलब समझना है मुझे, काफ़ी आराम से, काफ़ी धीरे धीरे। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि एक चार्ज मूव कर रहा होगा तो वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है, जिसके बारे में भी आपको जानने, अगर आपको बताया था मैंने कि अगर वो एक पाथ, क्लोज पाथ कंप्लीट करता है तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट ओमेगा, या म्यू ओमेगा रो एल बाई टू। रो एल क्या है सर? वो पाथ जिसके ऊपर कंप्लीट कर रहा है, तो उस रो एल उसको चार्ज डेंसिटी इस तरह से बोल सकते हो कि क्यू अपॉन 2 पाई आर। अगर आर वहाँ पे रेडियस है तो इसका एक क्वेश्चन भी देखा था अपन ने। तो इतना वहाँ पर एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पैदा कर देगा। लेकिन ये चार्ज एक क्लोज लूप में घूम रहा है तो क्योंकि ये करंट वायर की तरह काम कर सकता है, और आपको पता है करंट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड आता ही है, तो वो वैसे काम कर सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, वो क्लोज लूप में घूमे चाहे ना घूमे, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, कोई बाहर से कोई और मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, तो उसमें अगर वो जब चार्ज घूमेगा तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। सेम यही कहानी करंट वायर पे भी होगी। एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट वायर रखा होगा तो उस पर भी फोर्स लगेगा। अब आप बोलोगे कि सर करंट वायर तो खुद भी मैग्नेटिक फील्ड दे रहा होगा, उसके मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहा, कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें अगर वो करंट वायर है तो उस पर फोर्स लगेगा। तो हम ये बात कर रहे हैं, इसका बहुत ध्यान से आप अपने माइंड में याद रखना कि हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड force on a moving charge is given by, moving charge particle is given by q v cross b। इतना फोर्स आपको मिलेगा क्यू वी क्रॉस बी, वेयर क्यू क्या है? चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल, उस पार्टिकल पे टोटल चार्ज कितना है?
v क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, और b क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी। तो इसलिए मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा वो क्यू वी क्रॉस बी आएगा। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट है, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। पहला पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स is given by Fleming's right hand rule, Fleming's right hand rule, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम इसके डायरेक्शन देंगे। अच्छा सर, केस 1 या आप इसको ए केस बोल दें तो भी चलेगा। अब ये राइट हैंड रूल क्या है, बड़े ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। इसके अंदर जैसे ये जो उंगलियां हैं, अगर ये मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, ये जो उंगलियां हैं, चारों उंगलियां जो दिख रही है आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताती है। ये जो अंगूठा है, ये आपके लिए अगर उस चार्ज के वेलोसिटी की डायरेक्शन बताता है, चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन बताता है, तो जो हमारे इस पाम से, हमारी इस हथेली से बाहर की तरफ निकलने वाला जो धनुष है, तीर है, वो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हो कि मेरा जो आशीर्वाद है, आशीर्वाद की जो किरणें निकल रही बाहर, वो मुझे फोर्स की डायरेक्शन देगा। जैसे कि आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे इसको समझाता हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर है, ठीक है, इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू ऐसे घूम रहा है। तो आपको पता है कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर है, अंगूठा डायरेक्शन बता रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा सर, इसमें इस तरफ फोर्स लगेगा। फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा। उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता रही है, अंगूठा आपको डायरेक्शन बता रहा है। अगर आप यूं करोगे कि सर ये तो नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो आपको पता है कि नहीं, अंगूठा तो अगर आप उल्टा करने की कोशिश करोगे, बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग जैसे राइट हैंड रूल को ऐसे ले लेते हैं, वो कहते हैं कि सर अगर मैं राइट साइड में आता, अगर मैं राइट साइड में आता तो फिर तो फोर्स इस तरफ लगता, लेकिन आपका अंगूठा वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं दे रहा, आपका अंगूठा नहीं दे रहा, आपको तब भी यही करना पड़ता, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो दे देता। इसमें मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे अपना हाथ मोड़ लेते हैं। अभी मैं बहुत सारी बात करूँगा, इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन डायरेक्शन के ऊपर, जहाँ पे आपकी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी कि यार मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ। पर अगर जो समझ गया पहली बार में, उसको अच्छे से समझ में आएगा कि यार ये राइट हैंड रूल कैसे काम करता है। ये जो फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताती है, और अंगूठा अगर उसके वेलोसिटी डायरेक्शन बताता है, तो बाहर निकलने वाला जो ये एरो है वो उसके फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर, अगर इफ वेलोसिटी v इक्वल टू 0 है, मैं v को ऐसे ऊपर इसकी चोटी बनाता हूँ, क्योंकि केवल v लिख देते हैं तो बहुत से लोग पोटेंशियल समझते हैं। तो मैं इफ वेलोसिटी v इक्वल टू 0 है, मीन्स स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज यानी चार्ज रुका हुआ है, कहीं रुका हुआ है, देन फोर्स, मैग्नेटिक जो फोर्स है उसके ऊपर कितना आएगा सर, Q 0 क्रॉस B, सब कुछ जीरो जाना है सर, नेट जीरो होगा, इसलिए वी कैन से magnetic force on static charge, magnetic force on static charge is 0। स्टैटिक चार्ज पे कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं, एक्सपीरियंस ही नहीं करेगा वो। ओके, थर्ड पॉइंट
अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल जो वेलोसिटी v है वो अगर इस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी b की डायरेक्शन में ही जा रहा है, v और b दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी कि इफ ए चार्ज पार्टिकल is moving in a same direction as magnetic field lines, then this charge will experience no force. इसको कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी और फ्लक्स डेंसिटी दोनों पैरेलल में हो गई, तो जो एंगल है उनके बीच में वो 0 डिग्री होगा। तो इसलिए जो आप मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला लिख रहे हैं वो अपने आप में होता है Q वी बी साइन थीटा, डायरेक्शन ए एन के वी और बी के परपेंडिकुलर, बट यहाँ पे सिंस थीटा ही 0 डिग्री है तो साइन थीटा भी 0 डिग्री है, तो यानी कि फोर्स नेट 0 है। अब फोर्स नेट 0 का क्या मतलब समझते हैं, सवाल आता है बहुत सी बार, तो उसका मतलब ये समझते हैं कि जैसे आपके इधर जिस डायरेक्शन में वो वेलोसिटी जा रही थी, चार्ज जा रहा था, उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। फोर्स 0 इसका मतलब ये नहीं कि बहुत से लोगों को लगता है रुक जाएगा वहाँ पे, अरे क्यों रुकेगा, जिस स्पीड से जा रहा है यहाँ पर भी वही स्पीड रहेगी, ना डायरेक्शन चेंज होने वाली है, हमेशा वही रहेगा। इसलिए चार्ज पार्टिकल will move with same magnitude and direction of velocity, अगर पैरेलल में है दोनों तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, वो तो कोई एंगल बनेगा तब फोर्स लगेगा, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आनी चाहिए थी, ठीक है। अब अगर एंगल बना देते हैं तो क्या होगा सर, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो तो अपने दे ही दिया राइट हैंड रूल से, ठीक है सर। मैं फिर से इसको भी अगर बनाने की कोशिश करूं, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी इधर जा रही है, चार्ज इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर जा रहा है, मेरे ज़मीन से ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है और चार्ज को इधर फेंक रहा हूँ, तो फोर्स किधर लगेगा सर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है, चार्ज इधर जा रहा है, तो फोर्स आपकी तरफ लगेगा सर। आप जो देख लो कैमरा में देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन से है ना, लैपटॉप की स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ आएगा, तो यानी कि अगर मेरे लिए ज़मीन से ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज इधर जा रहा है तो उस पर फोर्स इस तरफ लगेगा। अगर मेरे लिए मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर ही है, चार्ज इस तरफ जा रहा है, तो फोर्स मेरी तरफ लगेगा, आपकी स्किन के अंदर से जाता हुआ मेरे पे आएगा, मेरे पे गोली मारेगा वो। तो ये आपको डायरेक्शन राइट हैंड रूल से मिलता है, ठीक है सर। अच्छा, तो ये तो हो गए 3 पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखो, कि सर अगर if it is moving with uniform velocity perpendicular to if it is मतलब चार्ज पार्टिकल is moving with uniform velocity perpendicular to magnetic field density के परपेंडिकुलर अगर मूव कर रहा है, देन इट्स ट्रेजेक्टरी, इट्स पाथ विल बी, पाथ बोलो उसको,
पाथ या फिर ट्रेजेक्ट्री विल बी सर्कल, सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री होगी या सर्कल होगा, सर्कल वाले पाथ पे घूमेगा। जैसे कि यहाँ पर यहाँ पे वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो उसके पास फोर्स लगेगा इस तरफ, चार्ज फोर्स लगेगा इधर। चार्ज जब फोर्स लगता है तो वो थोड़ा सा इधर मूव करेगा, यहाँ मूव हो गया। अभी भी आपको पता है कि इसकी टेंजेंट वेलोसिटी है, कहीं भी चार्ज घूम रहा है तो उसके टेंजेंट ले लेना सर्कल के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर है, इधर घूम रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा सर, परपेंडिकुलर। तो आप देखना ये गोल गोल घूम जाएगा, से कहीं पे भी देख लेना, इधर जा रहा है अभी फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर, इधर जा रहा है फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर, इधर जा रहा है फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर, इधर जा रहा है फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर। तो ये पूरा एक सर्कल पे घूम जाएगा जिसकी रेडियस आर है, एक सर्कल पे घूम जाएगा हमेशा वेलोसिटी v से। जब भी जा रहा है इसको 90 डिग्री पे खींचता जाएगा, उधर जा रहा है इसको खींचता है, इधर खींचता है, इधर खींचता है, इधर खींचता है, इधर खींचता है, इधर, तो एक सर्कल पे घुमा देगा इसको, हमेशा अपनी तरफ खींचता जा रहा है। अब आपको पता है कि अगर सर्कल पे घूमना है इसको तो इसका एक फॉर्मूला होना जरूरी है फॉर सर्कुलर मोशन। मैंने पहले भी समझाया था कि फॉर सर्कुलर मोशन इसके अंदर अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स हमेशा mv²/r के बराबर होना चाहिए। फोर्स इनसाइड की जो है वो हमेशा आउटसाइड की तरफ जो है फोर्स लग रहा है, यानी कि mv²/r के बराबर होना चाहिए। r जहाँ पे इसका रेडियस है, सर्कल की रेडियस है। इनसाइड फोर्स कितना लग रहा है सर, इनसाइड फोर्स लग रहा है हमेशा qvb। फोर्स कितना लग रहा है 90 डिग्री पे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अंगूठा इस तरफ जा रहा है, तो 90 डिग्री पे फोर्स मैक्सिमम कब होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में 90 डिग्री का एंगल होता है। इसलिए मैंने कहा ना बहुत सी बार आप लोग आशीर्वाद में ऐसे मांगने आते हैं, तो मैं खुश होता हूँ तो मैं ऐसे देता हूँ आशीर्वाद, मतलब 90 डिग्री के एंगल में देता हूँ तो मैक्सिमम फोर्स मिलता है। अगर मैं थोड़ा कम खुश हूँ तो 45 डिग्री पे दूंगा, यानी 0.707 यानी 70% आशीर्वाद पहुँच रहा है। तुम ज़्यादा दिमाग खा रहे हो तो 30% यानी कि हाफ आशीर्वाद मिल रहा है तेरे को। और अगर मैं जानता ही नहीं हूँ, तू जबरदस्ती आशीर्वाद लेने भी आ रहा है, तो मैं अंगूठे को रख दूंगा, इसका मतलब जीरो, आशीर्वाद ही नहीं मिल रहा। तुझे लग रहा है आशीर्वाद मिल रहा है, आशीर्वाद ही नहीं मिल रहा। ऐसे अगर पांचों उंगली एक तरफ ले दिया मैंने तो आशीर्वाद ही नहीं आ रहा, क्योंकि एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अब रेडियस आर जो आप निकालना चाहते हैं, तो इसलिए आर का फॉर्मूला क्या आ रहा है, वी से वी कट गया, mv/qv। रेडियस ऑफ सर्कल, जिस सर्कल के अंदर वो चार्ज घूमेगा उसकी रेडियस का फॉर्मूला निकाल दिया अपन ने, रेडियस का फॉर्मूला निकाल दिया अपन ने। जो सर्कल पे वो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके रेडियस का फॉर्मूला ये होगा। अगर हम उसकी स्पीड बढ़ा दें, टाइम पे निकालते हैं, तो टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू complete a whole cycle t इक्वल्स टू होगा, पूरी लेंथ कितनी है सर, पूरी लेंथ है सर 2πr, पूरी लेंथ कितनी है 2πr, सर्कमफ्रेंस कितना है 2πr। तो पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में 2πr अपॉन इसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड कितनी है v, इतना टाइम इसको लगेगा, इसको इतना टाइम लगेगा। अब r की वैल्यू फॉर्मूला रख दो, उसमें r का भी फॉर्मूला रख दो। तो यहाँ तक उतार ली, समझ में आ गई। अब मैं r का फॉर्मूला रख देता हूँ, फिर देखता हूँ कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है। क्या आने वाला है देखिएगा ध्यान से। जो t है वो 2πr अपॉन qb बोल रहे हो आप, r जो रेडियस है सर्कल की, जो रेडियस है वो कितनी है, तो सर mv/qb है सर, mv/qb। यहाँ पे तो सर वेलोसिटी v है ना, v, तो सर 2πm/qb आ गया, तो टाइम पे 2πm/qb आ गया। क्या ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। मतलब यानी कि स्पीड तेज भी कर दोगे
तो भी एक सर्कल को घूमने में उतना ही टाइम लगेगा। बहुत अंदर की बात है, सवाल आएगा। क्या कह रहे हो कि अगर आप उसकी स्पीड तेज भी कर दोगे तो एक सर्कल पे घूमने के अंदर जो टाइम लगता है उसको उतना ही लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आप स्पीड तेज कर दोगे तो उसकी जो रेडियस है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो रेडियस है उसको एम वी अपॉन क्यू बी है। वेलोसिटी बढ़ाओगे तो रेडियस बढ़ जाएगी, उसके अंदर सर्कल पे घूमने वाले की रेडियस बढ़ जाएगी। कम स्पीड वाले की रेडियस कम होगी, ज़्यादा स्पीड वाले की रेडियस बड़ी होगी, तो ये रेडियस बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियसली बात समझ में आ गई सर मेरे को। अगर स्पीड तेज कर दोगे तो आप रेडियस बढ़ जाएगी, तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, इसलिए टाइम तो सेम ही आने वाला है। स्पीड कम करो चाहे ज़्यादा करो, टाइम पीरियड को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब टाइम पीरियड और टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल to complete the cycle remains same। वो सेम ही रहेगा। सर ये एंड independent from velocity ऑफ चार्ज पार्टिकल। वेलोसिटी जो है चार्ज पार्टिकल की उससे इंडिपेंडेंट है। 2πm/qb। क्वेश्चन बना देंगे इस पे तो बदल जाएगा। टाइम पीरियड ये फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो 1 टाइम पीरियड होता है, यानी कि qb/2πm हो जाता है। m क्या है सर? मास। m क्या है? मास। वहीं पे बता दो सर। m इज मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। बाकी सब तो आप जानते हो, ये मास होता है। mv²/r में m जो है वो मास होता है, वेलोसिटी और रेडियस r। तो वो जो आप देखते हैं हमेशा मौत के कुएं के अंदर भी उसको घूमते हुए, आपने मौत का कुआं देखा मेले के अंदर? अभी इस टाइम में इस मौसम में बहुत मेले लगते हैं, हमारे तरफ भी मेले लगते हैं। तो वहाँ पे मौत का कुआं तो आता है, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो बाइक वाला घूमता है उसकी दीवारों पे, तो उसको पता है कि यहाँ पर उसको बाहर की तरफ फोर्स मिलता है mv²/r। अंदर की तरफ जो उसको ग्रेविटी खींच रही होगी उससे काउंटर बैलेंस करना होता है। तो जितनी ज़्यादा तेज स्पीड से चलाता है बाइक को, उतना ही उसकी दीवार पे ज़्यादा फोर्स लगता है और उसकी दीवार पे चिपक के चलता है वो। इसलिए अगर उसको बाइक को घूमनी है उस मौत के कुएं में, तो अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। जितनी तेज स्पीड बढ़ाएगा वो उतना ही उसके दीवार पे चिपका रहेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि मौत के कुएं का अगर आपने तरीका देखा हो तो उसका जो तरीका होता है, उसकी दीवार होती है वो ऐसे होती है। आपने देखा होगा, यहाँ पे आप खड़े होते हैं, यहाँ से देख रहे होते हैं, तो ऐसे होता है ये। क्योंकि अंदर जो बाइक वाला है वो पहले ऐसे छोटा छोटा सर्कल पे घूमता है, क्योंकि अगर सर्कल छोटा लगेगा ये, तो उसको पता है कि सर्कल रेडियस छोटी करने के लिए वेलोसिटी भी कम चाहिए। क्योंकि शुरुआत में तो आपको पता है बाइक है, बाइक की स्पीड एकदम से 100 थोड़ी हो जाती है। बाइक की स्पीड तो एक बार तो 20-40 पे होगी ना, तो वो अंदर पहले तो अपने ही सर्कल में घूमेगा, फिर ऊपर चढ़ जाएगा तेज, मतलब थोड़ा स्पीड बढ़ाने के बाद फिर ऊपर चढ़ेगा, फिर स्पीड बढ़ाता रहेगा वहाँ ऊपर नहीं चढ़ना इसको। इसकी रेडियस कम रेडियस पे घूमना है इसको, स्पीड जब तक तेज नहीं हो जाए। और जैसे फिर तेज हो गई, पिकअप अच्छा होना चाहिए वहाँ पे बाइक का, उसके लिए बहुत जरूरी। इसलिए वहाँ पे जो चलाने वाले थे ना बाइक वाले, वो खुद अपनी बाइक को देखते रहते हैं। अगर उसकी स्पीड खत्म हो गई, बीच में कहीं अटक गई है, कोई गाड़ी बंद हो गई, वो सीधा नीचे आके गिरेगा। अगर उसकी चलती हुई बाइक की स्पीड कम हो गई या बाइक बंद हो गई, वो सीधा नीचे आके गिरेगा। इसलिए इसको स्पीड को तेज रखना होता है। एक बार उसका रिदम बन गया उसकी, यहाँ पे स्पीड और बढ़ाता गया, फिर बढ़ाते जाएगा, फिर ऊपर बड़ी वाली रेडियस पे जाएगा, और फिर बाद में तो इतनी तेज स्पीड होती है उसकी कि मतलब फिर तो उसको आराम से फर्क नहीं पड़ता। वो फुल स्पीड से करके अपने दोनों हाथ छोड़ देता है, लेट जाता है, बातें करता है, आपके हाथ से नोट ले लेता है। आप वहाँ पे उसको नोट देके दो तो आपके हाथ से नोट ले लेगा, घूमता रहेगा, मस्ती करते रहेगा। कभी कभी तो डांस करते रहते हैं, दोनों हाथ छोड़ देते हैं, ऐसे मस्ती करते रहते हैं। वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इसकी जो स्पीड अगर बड़ा तेज बन गई तो बस फिर वो उसके दीवारों पे लग रहा है फोर्स, तो वो अपने आप उसके चिपकता रहेगा, दीवार पे चिपकता रहेगा वो। तो यहाँ पर इनकी दीवारों का सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, और इस तरह से मौत का कुआं काम करता है। तो ये mv²/r पे यहाँ पे आपकी जो स्पीड है जितनी तेज होगी, ये फोर्स उतना ही बाहर की तरफ ज़्यादा लगेगा, और ऐसे रेडियस जितना ज़्यादा होगी उतना ही ये जो है फोर्स बाहर की तरफ जो है वो कम लग रहा होगा। तो रेडियस बड़ी नहीं कर सकते, रेडियस बड़ी करोगे तो दीवार बाहर की तरफ फोर्स कम लग रहा होगा, रेडियस बड़ी तो बाहर की तरफ फोर्स कम लग रहा होगा, तो फिर दीवारों पर चिपकेगा कैसे हो? इसलिए कम रेडियस के मुकाबले में वेलोसिटी बड़ी होनी चाहिए इसकी, रेडियस के मुकाबले में स्पीड तेज रखता है वो। यहाँ पे रेडियस पहले कम है तो कम स्पीड भी चल जाएगी, रेडियस बड़ी कर रहे हो तो स्पीड तो और तेज होनी चाहिए। स्पीड हमेशा रेडियस के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि बाहर की तरफ फोर्स लगता रहे जो कि इसको मिनिमम चाहिए चिपकने के लिए दीवार पे, ताकि नीचे ना गिर जाए। तो यही कहानी यहाँ पे भी चल रही है।
तो ये है आपकी सारी की सारी कहानी वेलोसिटी की, ठीक है। तो यहाँ तक के अंदर मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन एक एग्जांपल, ए पार्टिकल having a particle having charge of 100 microcoulomb, having charge of 100 microcoulomb, charge of 100 microcoulomb and a mass of 10 milligram, and a mass of 10 milligram, 10 milligram, 10 milligram is projected in uniform magnetic field, is projected in a uniform magnetic field, uniform magnetic field of 25 millitesla, of 25 millitesla, 25 millitesla with a speed of 10 meter per second, with a speed of बड़ा ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को जितना हमने पढ़ा है अभी तक। इफ द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक? इफ द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये परपेंडिकुलर का डायरेक्शन है। इफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक? हाउ लॉन्ग विल इट टेक? How long will it take for the particle to come back? For the particle to come back, particle to come back to its original position, to its original position, to its original position for the first time after being projected, for the first time, for the first time after being projected। दिखने में बड़ा सवाल सा लग रहा होगा लेकिन छोटा सवाल है। अभी तक आपने अगर पढ़ लिया तो बस सीधा सा सवाल है। इसने बोला कि भाई एक चार्ज पार्टिकल को मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंकता हूँ तो ऑब्वियसली सर्कल बनाता है, तो उसको पहली बार में जहाँ से फेंका मैंने वहीं पे पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि टाइम पीरियड पूछा है। तो आंसर बता दो कितना आएगा। तो मैं इसको करता हूँ, आप भी करिएगा, और कुछ लोग अगर जो सॉल्यूशन देखने वाले होंगे वो सॉल्यूशन देख के बताइएगा कि सही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा आपका। क्वेश्चन यहाँ पे आप सबके लिए, ये जो मेहनत है कंटिन्यू आप लोगों के लिए कर रहे हैं हर टाइम। होली है, दिवाली है, रंग होली खेली जा रही है, लेकिन आपके लिए ये सब कुछ मेहनत चल रही था क्योंकि पढ़ाई कभी भी डिस्टर्ब ना हो। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको कभी आपको अपना फोकस हटाना चाहिए अगर इतना हम फोकस रख रहे हैं तो सर टी जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा सर 2πr, सर 2πm/क्यूबी। 2π मास कितना है 10 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, ग्राम को भी किलोग्राम बदलना है तो एक 10⁻³ वो लगेगा। एम केस में लेना है सर हमको, मिली की वजह से 10⁻³, किलो की वजह से एक बार 10⁻³ करना पड़ा अपने को। ऐसे चार्ज क्यू कितना है इसमें, चार्ज 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 100 माइक्रोकूलम, और बी कितना है 25 मिली टेस्ला। 100 माइक्रोकूलम और 25 मिली टेस्ला, ये सब कुछ 2πm³ हो गया। वेलोसिटी इसने दी है पर मुझे फर्क ही नहीं पड़ता वेलोसिटी से, स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता। वो थियोरेटिकल क्वेश्चन बना दे तब भी मेरे को उसका आंसर टिक करना आना चाहिए, और अगर इसने इससे बना दिया तो भी पता होना चाहिए कि स्पीड से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो सर यहाँ पे 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल आउट हो गया, एक 10 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया,
तो सर यहाँ पे सर 2π/250 इंटू 1000 हो चुका है सर, यानी कि सर 8π सेकेंड यहाँ पे लग रहा है, जो कि नियरली 25 सेकेंड है, 25 सेकेंड के आसपास में आंसर है। तो 25 सेकेंड इसका आंसर आना चाहिए। तो ये सवाल आपको क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन आते हैं कुछ थियोरेटिकल इस तरह से भी कि पाथ किधर होगा, उस चार्ज का पाथ किधर होगा। देखिए अभी जब आप पढ़ रहे हैं तो बड़े ध्यान से सारी कहानियां सुन लीजिए, क्योंकि इतने आराम से बता रहा हूँ, इतने प्यार से बता रहा हूँ। लेकिन कभी अगर आप दिमाग लगाएं कि यार इस वाला क्वेश्चन को तो मैंने नहीं देखा, ये पाथ वाला क्वेश्चन जो सर बता रहे हैं ये तो नहीं देखा, तो आपने जो इससे पहले क्वेश्चन देखे हैं सारे मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स पे, वो कौन से क्वेश्चन आपके हर बार रिपीट हो रहे थे, वो पहली बार ही आ रहे थे। तो इसलिए मैं जो बता रहा हूँ उसको भी ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। और वो क्या है, वो आपसे पूछेगा कि पाथ किधर है उसका। तो सर हमको पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ही अगर मैं चार्ज को फेंक रहा हूँ तो वो उसी पाथ में जाता रहेगा, यानी कि पाथ लीनियर हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर फेंकता हूँ तो आपको पता है कि वो सर्कल के अंदर घूमना शुरू हो जाएगा, तो सर्कुलर पाथ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे भी नहीं लगाता हूँ और 0 डिग्री पे भी नहीं करता हूँ, 0 से 90 के बीच में कोई एंगल बनाता हुआ उसको फेंकता हूँ, तो कौन सा पाथ होगा। तो ये एक अच्छा सवाल हो सकता है। तो देखिएगा, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट का एक पाथ क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें केस 1, इफ आप तो पहले फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेलोसिटी v एंड b, वेलोसिटी v और b के बीच में एंगल निकालिए। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो थीटा आ रहा है उसको निकालने का तरीका होता है कोस इनवर्स v डॉट b अपॉन वी बी। v और b आपके पास वेक्टर है और ये दोनों स्केलर है। तो आप जानते हैं ना, क्योंकि दो वेक्टर होते हैं v डॉट b, तो उसको लिखने का तरीका होता है v का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। तो वहीं से मैंने ये उठाया है फॉर्मूला कि आप थीटा निकाल देना। एंगल निकालते ऐसे हैं, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है ऐसे, वो आया यहाँ से, डॉट प्रोडक्ट से आया ये फॉर्मूला। तो अगर ये आपने निकाल दिया तो अब केस लिख रहा हूँ मैं, केस 1, इफ थीटा आपके पास 0 डिग्री है, अगर थीटा 0 डिग्री है तो जो पाथ होगा वो होगा लीनियर, लीनियर पाथ होगा, सीधा एक लाइन में चलता रहेगा। अगर आपके पास थीटा 90 डिग्री हो गया तो जो पाथ आएगा वो आपके पास आएगा सर्कुलर, सर्कुलर पाथ आएगा। पर अगर आपके पास थीटा जो है 0 से 90 के बीच में आ गया तो जो पाथ होगा वो होगा हेलिकल। हेलिक्स जानते हैं, हेलिकल पाथ, यू टनल के अंदर जो चलता है ना पाथ, टनल के अंदर सर्कल बनाता हुआ सीधा जाता रहता है, सर्कल भी बनाता रहता है, सीधा भी जाता रहता है, वो वाला पाथ बनेगा। इसको अपन समझते हैं, इसकी फील भी लेते हैं एक एग्जांपल से, तुमको और क्लियरिटी आ जाएगी इसके अंदर। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, ए पॉइंट चार्ज क्यू एग्जाम्पल, ए पॉइंट चार्ज क्यू a point charge q is projected from origin, is projected from origin from origin with velocity, with velocity ax cap minus ay cap meter per second, ax cap minus ay cap meter per second, and maximum field intensity, and maximum field intensity h equals to 2 az cap मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड।
सॉरी एम्पेयर पर सेकेंड, क्या कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सर, यूनिट तो लिखो सही, एम्पेयर पर सेकेंड, एम्पेयर पर मीटर सर, एम्पेयर पर मीटर, तो एच की यूनिट एम्पेयर पर मीटर। देन पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज, देन पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज, ऑप्शन ए लीनियर, सर्कल, हेलिकल या हेलिक्स जिसे बोलते हैं, या ऑप्शन डी इलिप्स। कौन सा पाथ होगा? तो देखिए इसके अंदर हम आंसर निकालते हैं। सॉल्यूशन, थीटा निकाल दो आप तो, या तो आप देखो 3D में सोच पाओ तो बहुत बड़ी बात है, 3D में सोचना आसान नहीं है लोगों के लिए। मैं चले एक मेथड नंबर 1 3D से सोच के जाता हूँ हमको। एक्स वाई एक्सिस ले लिए यहाँ पे, जेड एक्सिस कहाँ होगा सर? तो सर जेड एक्सिस बाहर होगा, एक्स से वाई की तरफ मोड़ूंगा तो जेड एक्सिस बाहर आएगा। आप सोचना, भले कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, पर इसको फिर मैं बताता हूँ, इसको देखिएगा। आपने बोला डायरेक्शन इसकी ए एक्स केप माइनस ए वाई केप, प्लस का एक्स और माइनस का वाई, यानी कि ये इस स्पीड से इधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो जेड में है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का है सर प्लस जेड में, यानी कि बाहर की तरफ ही है। तो फोर्स किधर लगेगा सर इसको? तो सर ये हमेशा जेड इधर है, तो फोर्स जो लगेगा वो उसके हमेशा इस तरफ लगेगा। अब ये ऐसे देखना होता है, अंगूठा इधर है तो फोर्स इधर लगेगा, तो फोर्स जब इस तरफ लगा तो ये फिर इधर घूमेगा। अब यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ही है और ये इस तरफ डायरेक्शन में है, फोर्स इधर लगेगा, तो ये हमेशा तुम्हें एक सर्कल में घूमता हुआ नजर आएगा, एक सर्कल में घूमता हुआ नजर आएगा, तो आंसर सर्कल ही आएगा अगर आप फील कर पा रहे हैं तो। बाकी मेथड नंबर 2, हम तुम्हारे पास एंगल है थीटा निकालने का, वी डॉट बी या वी डॉट एच कर दो, अभी यहाँ पे एच है तो अपॉन वी इंटू एच। वेलोसिटी कितनी है सर? ए एक्स केप माइनस ए वाई केप, तो ए एक्स केप माइनस ए वाई केप, क्या डॉट प्लॉट करना जानते हो वेक्टर में? एच कितना है सर? 2 ए जेड केप, मैग्नीट्यूड इसका √2 है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है। तो देखिए यहाँ पर एक्स केप डॉट जेड केप 0 होता है, वाई केप डॉट जेड केप 0 होता है, तो सर ये जो आपके पास आ रहा है कोस इनवर्स थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स, तो सर कोस इनवर्स 0 आ रहा है सर, कोस इनवर्स 0 आ रहा है। कोस इनवर्स 0 सर 90 डिग्री पे आता है, कोस इनवर्स 0 क्या आता है? 90 डिग्री, तो एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब पाथ क्या रहा होगा? सर्कल। अभी बताया था मैंने आपको कि अगर एंगल 90 डिग्री आया तो पाथ क्या आएगा? सर्कल। यहाँ पे देखा था कि अगर अपने एंगल 90 डिग्री आया तो पाथ सर्कल आएगा, तो इसका आंसर सर्कल होगा सर, सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है। तो जब वो आप हेलिकल पाथ बोल रहे थे उसकी फील दीजिए एक बार सर, उसको बताता हूँ मैं आपको कि वो हेलिकल पाथ कब आएगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, example, if charge particle is moving with speed v equals to ax cape minus az cape meter per second n ax cape plus az cape meter per second and magnetic field density B equals to az cape Tesla, then path of charge particle, वही 4 ऑप्शन होंगे। अब की बार पाथ क्या होगा? तो पाथ के लिए देखिएगा सॉल्यूशन, मेथड नंबर 1, एक तो फील्ड ले लीजिए, मैंने फील्ड लेके देखा तो उसमें क्या आंसर आ रहा है, ये एक्स इधर है, वाई इधर है और जेड बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ,
तो आपके चार्ज पार्टिकल है वो बोल रहे हो कि आप एक्स के प्लस जेड केप में, यानी कि आप ऊपर से जा रहे हो इस तरह से, प्लस एक्स में भी है प्लस जेड में भी, इस तरह से जा रहे हो। तो इसको दो कंपोनेंट में बांट लो, एक तो एक्स का कंपोनेंट हो गया और एक जेड का कंपोनेंट हो गया। तो जो एक्स का कंपोनेंट है वो तो उसको सर्कल में घुमा देगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, तो सर सर्कल में घूमता रहेगा, ये सर्कल में घूमता रहेगा यूँ। और जेड कंपोनेंट को बाहर की तरफ खींचता हुआ ले आएगा, तो ये बाहर की तरफ खींचता हुआ आएगा, तो इस तरह से आपके लिए पास एक हेलिकल पाथ हो जाएगा। ये एक्स वाई में तो सर्कल में घूमता रहेगा और जेड में बाहर जाता रहेगा, क्योंकि इसका जो एक्स वाला कंपोनेंट है वो तो जेड के साथ परपेंडिकुलर है। तो यानी कि एक्स इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो ये नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, हर टाइम नीचे की तरफ बनाएगा, तो सर्कल बनाता रहेगा ऐसे। लेकिन एक जो कंपोनेंट है वो जेड में है, तो आपको पता है कि सीधा बाहर निकलता भी जाएगा, वो सीधा चलता रहेगा। जेड वाला कंपोनेंट जैसा है वैसा चलता रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सीधा चलता रहेगा। तो यानी कि वो हेलिकल पाथ बनाएगा बाहर की तरफ, तुम्हारे स्क्रीन के बाद जाते हुआ हेलिकल पाथ बना रहा होगा वो, ऐसे यूँ सर्कल में घूमता हुआ, टनल के अंदर जैसे घूमते हैं वैसे। ध्यान दो, हेलिकल पाथ क्या होता है सर, ऐसे, इसे हेलिकल पाथ बोलते हैं, हेलिकल। लेकिन अगर आपको मेथड नंबर 1 से फील नहीं आ रही तो मेथड नंबर 2, थीटा निकाल दो सर, कोस इनवर्स वी डॉट बी अपॉन वी बी। वी डॉट बी जब हम लेते हैं तो कोस इनवर्स एक्स डॉट जेड तो 0, जेड डॉट जेड 1 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड तो √2, इसका मैग्नीट्यूड 1, तो कोस इनवर्स 1/√2 यानी कि 45 डिग्री आ गया सर। कोई भी एंगल आ जाए, अगर 0 से 90 के बीच में आ रहा है तो इसलिए हम बोलेंगे पाथ क्या आएगा सर, हेलिकल, पाथ हेलिकल आएगा सर, हेलिक्स। तो उसका आंसर हेलिकल पाथ आएगा आंसर। तो ऐसे पाथ आपको देखने आने चाहिए, ये पाथ आपको देखने आने चाहिए। तो ये जो अपन ने मैग्नेटिक फोर्स देखा वो एक मूविंग चार्ज पार्टिकल पर देखा। हम जो नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि एक करंट वायर पे फोर्स कैसे लगता है, और फिर इन दोनों के क्वेश्चंस भी करेंगे अपन। हालांकि अभी जो अपन ने फोर्स देखा है एक मूविंग चार्ज पार्टिकल पे, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो कल आके बताऊंगा, उसे बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज पे फोर्स लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाता है। तो उस केस के अंदर टोटल फोर्स कैसे निकालते हैं और वो फोर्स कैसे दिखता है और उसके ऊपर क्या क्या कहानियाँ बनती है, उसके बारे में बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, जिसमें लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि करंट वायर रखा होता है तो उसमें कितना फोर्स होता है। तो जनरली दो ही फोर्स होते हैं, एक तो मूविंग चार्ज पे फोर्स होता है और एक करंट वायर पे होता है। मूविंग चार्ज पे अपने फोर्स पूरा देख लिया, हर चीज़ देख ली, इसमें एक छोटा सा पार्ट है बस लॉरेंट्ज फोर्स, उसके बारे में बात करने के बाद फिर हम करंट वायर पे फोर्स कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे पर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। होली की फिर से कह रहा हूँ आपको शुभकामनाएं, आप होली अच्छे से मनाइए और उसके बाद फिर पढ़ाई पे वापस लग जाइए। धन्यवाद।